देखिए, जो लद्दाख में भारत चीना सीमा पर विवाद है, उस पर अनेक स्तर से चर्चा हो रही थी। आर्मी लेवल पे आर्मी कोर कमांडर की मीटिंग हुई और मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी चीन के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स से वो भी चर्चा हुई। और ये अच्छी बात है जो स्टेटमेंट भारत सरकार की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाए दोनों साइड से, और दोनों साइड्स का जो आर्मी ऑफिसर्स लेवल की मीटिंग है और जो डिप्लोमेटिक लेवल की मीटिंग है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। ये संतोष की बात है कि लगता है कि डी एस्केलेशन का प्रोसेस अब शुरू होगा। बीजेपी लीडर है महाराष्ट्र में गोपीचंद पडळकर, उन्होंने बीजेपी लीडर है महाराष्ट्र में, उन्होंने एनसीपी लीडर शरद पवार की तुलना कोविड-19 से करी है और बोला है कि शरद पवार कोरोना है जिन्होंने महाराष्ट्र को संक्रमित कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भाषा वो मर्यादित हमेशा नहीं रहती है, और महाराष्ट्र के जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने शरद पवार जी को कोरोना का रूप दिया है और कहा कि महाराष्ट्र को संक्रमित किया गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी से इसी तरह के बयान की उम्मीद रखी जा सकती है। उनको अच्छी तरह से मालूम है कि ज़बरदस्ती रात के अंधेरे में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिला दी गई थी, लेकिन बहुमत नहीं था। बहुमत जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन हुआ उनके साथ और उनकी सरकार है। तो एक माने से महाराष्ट्र की सरकार शरद पवार जी, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, उन्होंने मिलके उनको हटाया। तो वो उस परेशानी इनको है कि वहाँ की सरकार चली गई। तो जो भी तरह के बयान है इस तरह के देते रहेंगे, लेकिन मेरी सलाह है भारतीय जनता पार्टी को कि मन में जो भी बात आपकी हो, लेकिन बोलचाल की भाषा, एक दूसरे को एड्रेस करने की भाषा वो मर्यादित होनी चाहिए। कांग्रेस पटवारी ने ट्वीट किया है कि पुत्र के चक्कर में 5 पुत्री पैदा हो गई, नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी और मंदी, परंतु अभी तक विकास पैदा नहीं हुआ। देखिए, जीतू पटवारी जी ने अपना ट्वीट किया है और बेसिकली इसके माध्यम से वो संदेश देना चाहते हैं कि सरकार ने जो अर्थव्यवस्था को चौपट किया है, जो डिमोनेटाइजेशन के प्रोसेस में जीएसटी और इस तरह के जो कदम उठाए हैं, इससे देश का विकास रुका है, वो बढ़ा नहीं है। और जो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार में बैठे इतने योग्य व्यक्ति नहीं हैं जो एक कोई विज़न रख सकते हों, जो एक रूपरेखा बना सकते हो कि देश का विकास किस तरह से होगा, और ऐसे कदम उठाने से बचें जिससे देश सीधे सीधे गर्त में जाएगा, तो इकोनॉमी उनकी चौपट हो जाएगी। डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी जैसे कदम उठा के अब लॉकडाउन डिक्लेयर करके, ये भी एक उनमें से एक कदम है जो देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। सैटेलाइट इमेजेस रिवील हुई हैं, उसके मुताबिक इंडियन आर्मी ने चाइनीज़ आर्मी को 5 किलोमीटर पीछे कर दिया है, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पीछे कर दिया। देखिए, आर्मी की तरफ से जो बात कही है पूरी तरह से स्पष्ट है, साफ है। उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी भी दी है और उन्होंने कहा है कि 5 किलोमीटर चीनी सेना को उनको धकेल दिया है, पीछे कर दिया गया है, वो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के पीछे है। तो उससे साफ है कि वो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर आ गए थे, और हमारे वीर जवानों ने योग्यता के साथ, निपुणता के साथ, वीरता के साथ उन्हें धकेल दिया है। ये एक संतोष की बात है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस बीच में वो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल करके हिंदुस्तानी सीमा में आ गए थे, ये इसको स्वीकार किया गया है। जनरल एमएम नरवान ने विजिट किया फॉरवर्ड एरियाज
ईस्टर्न लद्दाख के फॉरवर्ड एरियाज़ को और वहाँ पर रिव्यू करी ऑपरेशनल सिचुएशन। देखिए, हमारे थल सेना अध्यक्ष जनरल नरवानी जी, उन्होंने जो फॉरवर्ड एरियाज हैं लद्दाख के, उनका दौरा किया है और 2 दिन से वहाँ पर हैं। और इससे जो मौके पे क्या स्थिति है खुद फर्स्ट हैंड वो जानकारी कर रहे हैं। और उनकी मौजूदगी से जो वहाँ के जो सेना है उसका मनोबल बहुत बढ़ता है कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो हमारे बीच में है। हमारे ऑपरेशन को सीधा उन्होंने रिव्यू किया है और सीधा हमारे साथ खड़े हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। यूनियन ऐड किया है कि कोऑपरेटिव बैंक्स को वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर लाएंगे ऑर्डिनेंस पास करके। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक्स का अपना अलग स्ट्रक्चर है, उनका अलग संगठन है और भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि उन्हें भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत होना चाहिए। इसमें तो मानी हुई बात है कि जो बैंकिंग सिस्टम है उस पर कठोर निगरानी रखने की आवश्यकता है। धीरे धीरे बैड लोन्स, जो नॉन एनपीए, उसकी संख्या काफ़ी बढ़ रही है। वो उसके लिए आवश्यक है कि रिजर्व बैंक की निगरानी बनी रहे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है उसको कोई सेटबैक ना लगे, उनको कोई जो अनावश्यक हस्तक्षेप, क्योंकि वो भी अपने आप में एक अभियान है कोऑपरेटिव का, जिसमें हर व्यक्ति, जो ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति विशेष रूप से, वो उससे संगठन से जुड़ा है, सीधा जुड़ा है, वो शेयर होल्डर के रूप में भी है। तो उसमें कहीं ना कहीं कमी ना आए, ये अवश्य ध्यान देना आवश्यक है। दिल्ली गवर्नमेंट की वो हाउस टू हाउस सर्वे करेगी और जुलाई 6 तक कोविड-19 को लेकर। देखिए, दिल्ली में जो कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ गए, 70,000 का आंकड़ा पार कर गया और एक दिन में 3,500 केसेस जुड़ जाएं और लगभग इतने ही अब तक कुल मिलाकर मौत हो चुकी है इसके कारण। और इसमें मैं कहता हूं कि ये देश की राजधानी है, सबको स्टेट गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पर हैं, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, उन सबको एक मिल के काम करना चाहिए। और अगर समीक्षा की जाए तो ये पाया जाएगा कि बाकी प्रदेशों के मुकाबले तो दिल्ली में टेस्टिंग की परसेंटेज काफ़ी कम रही है, उसकी कुल तादाद भी काफ़ी कम रही है। और ये अक्सर जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा कहा गया कि इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और पहले तो ये कह दिया गया था कि जिनको सिम्टम्स नहीं है, जिसको हल्का फुल्का खांसी जुकाम बुखार है, तो उनको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको वो अपने घर पे रह के ही क्वारंटाइन करें। और लेकिन उस आदेश को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिवर्स कर दिया और सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया, कोई भी चाहे उसको परीक्षण करा सकता है, टेस्ट करा सकता है। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि 6 जुलाई तक 100% हाउस टू हाउस एक इसका टेस्टिंग का अभियान चलाएंगे और मैं समझता हूँ कि ये बहुत आवश्यक है। अब तक जहाँ सफल उदाहरण कोट किए जाते हैं उसमें पहला काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा मास टेस्टिंग वहाँ पर किया गया, जिससे कि प्रभावी रूप से ऐसे केसेस को रोका गया।